Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. Today we discuss about ischemic stroke. So let's continue the topic. First one, we discuss about introduction of ischemic stroke. The term brain attack has been used to suggest to healthcare practitioner and the public that the stroke is the urgent healthcare issue similar to heart attack. ब्रेन अटैक भी क्या है, एक सिमिलर है हार्ट अटैक की तरह। इसमें हमें हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर और पब्लिक को सजेस्ट करना चाहिए कि इसमें हार्ट अटैक की तरह हमें स्ट्रोक में भी अर्जेंट केयर की नीड्स होती है, क्योंकि ये भी एक अर्जेंट हेल्थ केयर इशू है। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक एन इस्केमिक स्ट्रोक फॉर्मली रिफर्ड एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और ब्रेन अटैक इज अ सडन लॉस ऑफ फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस्केमिक स्ट्रोक को भी हम क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरह रिफर्ड करते हैं। An ischemic stroke, formerly referred as cardiovascular disease or brain attack, is a sudden loss of function resulting from disruption of blood supply to a part of the brain. इस्केमिक स्ट्रोक को रिफर्ड करते हैं एज अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इसको हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। जो ब्रेन अटैक होता है ये सडन लॉस होता है ब्रेन फंक्शन का, क्योंकि इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है उसका डिस्ट्रप्शन होने लगता है, यानी ब्लड सप्लाई एडिक्वेटली नहीं हो पाती ब्रेन में, जिसकी वजह से जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो वर्क नहीं करता है, यानी हमारा ब्रेन जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रोक का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रोक फॉर्म होने लगता है ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से। जो टिश्यूज होती हैं वो डेथ कर जाती हैं। टाइप्स ऑफ द स्ट्रोक बेस्ड ऑन द कॉज। स्ट्रोक के कितने टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द कॉज। द स्ट्रोक इज मेनली डिवाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट वन, लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस। सेकंड इज स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस, cardiogenic embolism, cryptogenic stroke, other type of stroke. First we discuss about large artery thrombosis. This type of stroke are caused by atherosclerosis plaques in the large blood vessel of the brain. जो ब्रेन के लार्ज ब्लड वेसल्स होती है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जो वहाँ की फैट, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है और जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड का सप्लाई होता है हमारे ब्रेन में वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता। नेक्स्ट है स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, स्मॉल आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक अफेक्ट वन और मोर ब्लड वेसल्स आर अ कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। जो स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस है ये एक कॉमन टाइप का स्ट्रोक है, जिसमें क्या होते हैं, कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होने की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉल आर्टरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म स्ट्रोक क्या होता है, कार्डियोजेनिक स्ट्रोक आर एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिसअरिथमियाज। स्ट्रोक आर आल्सो कॉल्ड लैक्यूनर स्ट्रोक। कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म स्ट्रोक को हम लैक्यूनर स्ट्रोक कहते हैं। इसमें जो कार्डियोजेनिक स्ट्रोक होता है इसमें जो स्ट्रोक होते हैं वो डिसअरिथमियाज, यानी हमारा जो हार्ट का जो रेट है, यानी हमारा जो हार्ट रेट होता है उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकते हैं। जो कार्डियोजेनिक स्ट्रोक होते हैं उसमें हार्ट में इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक विच हैव नो नोन cause and stroke from other cause such as illicit of the drug use, cocaine, coagulopathies, vasospasm or spontaneous dissection of the carotid artery or vertebral artery। जो क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक होते हैं, क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक के कोई नॉन कॉज नहीं होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर काज नहीं होता है। ये जो स्ट्रोक होता है ये किसी भी काज की वजह से हो सकता है, जैसे कि हम लंबे टाइम से कोई ड्रग्स ले रहे हैं, इलिसिट ऑफ द ड्रग्स यूज, या फिर कोकेन की वजह से, या कोगुलोपैथीज, यानी हमारी कोगुलोपैथीज ब्लड क्लॉटिंग की कोई डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से, या फिर वैसोस्पाज्म यानी हमारे ब्लड वेसल्स स्पाज्म की वजह से, या और स्पॉन्टेनियस डिसेक्शन ऑफ कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी में स्पॉन्टेनियस डिसेक्शन हुआ है या डिसेक्शन हुआ है पहले भी कई बार, या फिर वर्टिब्रल आर्टरीज में डिसेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक होने की चांस होते हैं।
पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि ये डिजीज कंडीशन स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं। इन द ब्रेन स्ट्रोक देयर आर हैविंग डिसरप्शन इन द ब्लड फ्लो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड फ्लो में डिस्ट्रप्शन हो जाता है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम्प्लीटली या एडिक्वेटली हमारे ब्रेन तक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक का फॉर्मेशन हो जाता है, स्ट्रोक होने के चांस होते हैं। दिस डिसरप्शन इनिशिएट अ सीरीज ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक इवेंट रिफर्ड टू एज इस्केमिक कैस्केड। इस डिसरप्शन की वजह से सेलुलर मेटाबॉलिक इवेंट कर्ष होते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिक सीरीज बन जाती है, जिसको हम इस्केमिक कैस्केड कहते हैं। द इस्केमिक कैस्केड बिगिंस व्हेन द ब्लड फ्लो डिक्रीज फ्रॉम 25 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड पर मिनट। ये इस्केमिक स्ट्रोक तब स्टार्ट होता है जब हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई 25 ml पर 100 ग्राम, मतलब पर 100 ग्राम में 25 ml ब्लड फ्लो नहीं हो पाता पर मिनट में, तो उस कंडीशन में इस्केमिक कैस्केड होने लगते हैं। At this point, neurons are no longer able to maintain aerobic respiration. The mitochondria must then start the anaerobic respiration, which generate large amount of lactic acid, causing a change in the pH. इस कंडीशन में जो हमारा न्यूरॉन्स होता है वो लंबे टाइम तक एरोबिक रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है अपना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करती है, जिसमें क्या होता है, which generate large amount of lactic acid, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, जो क्या करते हैं पीएच में चेंज काज करते हैं, यानी पीएच को चेंज करते हैं। दिस स्विच टू लेस इफिशिएंट एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो रेंडर द न्यूरॉन्स इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू फ्यूल द डीपोलराइजेशन प्रोसेस। इस स्विच की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कैपेबल न्यूरॉन्स को इतना कैपेबल नहीं बना सकती है कि वो मतलब प्रॉपर अमाउंट में जितना नीड होती है हमको उतना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस कर सकें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्यूल होता है जिसके थ्रू डीपोलराइजेशन प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जितना नीड होती है उतना जनरेट नहीं हो पाता, जितना प्रोड्यूस नहीं हो पाता। The membrane pumps that maintain electrolyte balance begin to fail and the cells cease to function, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पम्प्स करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाते हैं वो फेल्स होने लगते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनको प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल पाता और डीपोलराइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाते। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो सेल का फंक्शन होता है वो भी सीज होने लगता है। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द सेल walls leads to an increase in intracellular calcium and the release of glutamate that increase the calcium and glutamate damage the pathways that result in the destruction of the cell membrane and cause the vasoconstriction and generate free radicals। इस कंडीशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन जो सेल वॉल की सेल्स होती है उसमें जो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होता है वो उसकी वजह से क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाते हैं और ये ग्लूटामेट को रिलीज़ करते हैं, जो कि कैल्शियम और ग्लूटामेट हमारे जो पाथवेज होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में डिस्ट्रक्शन होने लगता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड जनरेट फ्री रेडिकल, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और जो रेडिकल्स होती हैं फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होने लगती हैं। These process enlarge the area of infarction into the ल्यूमेब्रा। ये जो प्रोसेस होता है ये जो ल्यूमेब्रा एरिया होता है जो enlarge the एरिया ऑफ इन्फॉक्शन, और जो इन्फॉक्शन हुआ होता है मीन्स जो टिश्यूज डेथ हुई होती हैं उस ल्यूमेब्रा एरिया को क्या करते हैं, इलाज कर देते हैं, एक्सटेंडिंग द स्ट्रोक। और ये जो स्ट्रोक होता है बहुत ही ज़्यादा दूर तक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होकर जो सेल्स न्यूरॉन्स डेथ होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होने लगते हैं। अ पर्सन विथ एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रोक टिपिकली लॉसेस 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स इन ईच सेकेंड। दैट स्ट्रोक इज नॉट ट्रीटेड एंड इस्केमिक ब्रेन इज 3.6 years each without treatment।
जिस पर्सन्स में स्ट्रोक होते हैं इसमें क्या होता है, टिपिकली 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स ईच सेकेंड में क्या होते हैं, इस्केमिक की कंडीशन में जाते हैं, यानी डेथ कर जाते हैं। और इसी वजह से यानी कि जो इसका रेट होता है इस्केमिक का वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो न्यूरॉन्स सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी डेथ करती हैं। तो उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको मतलब जो स्ट्रोक कंडीशन होती है उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते इजीली। और जो इस्केमिक ब्रेन एज होती है यानी जो जिस व्यक्ति को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है उसकी जो एज होती है 3.6 ईयर्स ही होती है विदाउट ट्रीटमेंट। यदि हम कोई ट्रीटमेंट ना लें तो उसकी मैक्सिमम एज 3.6 ईयर तक वो इंसान जिंदा रह सकता है यदि उस व्यक्ति को इस्केमिक स्ट्रोक होता है। क्योंकि उस क्या होता है इस्केमिक स्ट्रोक में जो न्यूरॉन सेल्स होती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेथ होने लगती है। Each step in the ischemic cascade represents an opportunity for intervention to limit the extent of secondary brain damage caused by a stroke। जो ईच स्टेप होता है इस्केमिक कैस्केड का वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हमें जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिसके थ्रू हम सेकेंडरी ब्रेन डैमेज से जो स्ट्रोक की वजह से सेकेंडरी ब्रेन डैमेज होने वाला है उससे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के। नंबनेस आर वीकनेस इन फेस आर्म एंड लेग। इसमें क्या होता है, नंबनेस हो जाना या वीकनेस होता है हमारे फेस में, आर्म में और लेग में। कन्फ्यूजन आर चेंज इन द मेंटल स्टेटस, या फिर कन्फ्यूजन हमको कन्फ्यूजन होने लगता है। जिस व्यक्ति को स्ट्रोक होता है उसमें हमको पता है कि ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं ये डेथ करने लगती हैं तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा जिसकी वजह से हमको कन्फ्यूजन हो सकता है, हमारा मेंटल स्टेटस क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। ट्रबल स्पीकिंग, हमें बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। विजुअल डिस्टर्बेंस, हम देखने में भी इनकेपेबल हो सकते हैं। डिफ़िकल्टी वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम होगी। डिजीनेस और लॉस बैलेंस फॉर कोऑर्डिनेशन, चक्कर आ सकते हैं और हम अपने बॉडी कोऑर्डिनेशन को बैलेंस नहीं कर पाते। सडन सीवियर हेडेक, और सडन सीवियर हेडेक भी हो सकता है स्ट्रोक की कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। हम इस्केमिक स्ट्रोक की कंडीशन में कैसे असेस करेंगे और हमारा डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या होगा। तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पता करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और वो उसको कोई पैरालिसिस या उसका आर्म, लेग्स या कोई भी बॉडी पार्ट में नंबनेस या वीकनेस तो नहीं है। एयरवे पेशेंसी, हमको एयरवे पेशेंसी चेक करना चाहिए व्हिच में कंप्रोमाइज बाय लॉस ऑफ गैग और कफ रिफ्लेक्स। एयरवे पेटेंसी से हम चेक करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जिसको भी स्ट्रोक हुआ है उसको लॉस ऑफ गैग मीन्स स्वेलोइंग और गैग रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एंड अल्टर रेस्पिरेटरी पैटर्न, कार्डियक रिदम एंड रेट, और हम एयरवे पेटेंसी के थ्रू रेस्पिरेटरी रेट, उसका पैटर्न और कार्डियक रिदम को भी, रेट एंड रिदम को भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसको कौन सी मतलब इस्केमिक स्ट्रोक की कंडीशन तो नहीं हुई है। सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन से हमें पता चलता है कि कितने एरिया में मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मतलब डैमेज कहाँ पे हुआ है, कितना टिश्यू और किस एरिया में हुआ है। प्रिवेंशन क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल। हम इसमें क्या करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, अपने वेट को मेंटेन करेंगे, हेल्दी वेट को फॉलो करेंगे। स्पेसिफिक डाइट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। हमें एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के लिए स्पेसिफिक डाइट जैसे होता है ना, स्पेसिफिक डाइट हम ले रहे हैं, यानी कि फैट रिड्यूसिंग डाइट लेंगे या फिर अच्छी डाइट लेंगे तो वो कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या होता है, स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। स्ट्रोक स्क्रीनिंग, हमें प्रॉपरली टाइमली स्ट्रोक की स्क्रीनिंग कराना चाहिए जिससे हम या थोड़ा बहुत हमको चांसेस है स्ट्रोक के तो वो अर्ली डायग्नोस होकर ट्रीटमेंट ले सकें हम, इसलिए हमें स्ट्रोक की स्क्रीनिंग करनी चाहिए।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट होती है स्ट्रोक में। पेशेंट हु हैव TIA और स्ट्रोक शुड हैव मेडिकल मैनेजमेंट फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट कराना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन देना है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन और कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक आर ट्रीटेड विथ वारफेरिन एंड अदर न्यूयर एंटीकोगुलेंट, जैसे कि डेबिट्रॉन हो गया, एपेक्सावन हो गया, इडोक्सावन हो गया। जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। कार्डियक एम्बोलिक स्ट्रोक है तो उस कंडीशन में हमें वारफेरिन एंड अदर न्यूअर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जैसे डेबिट्रॉन हो गया, एपेक्सावन हो गया, इडोक्सावन होगा, ये सारी एंटीकोगुलेंट ड्रग प्रोवाइड करना चाहिए। If anticoagulant are contraindicated, aspirin alone is the best option, although the addition to clopidogrel to aspirin is also reasonable therapy. यदि एंटीकोगुलेंट किसी भी वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया गया किसी पेशेंट में, तो उस कंडीशन में हमें एस्पिरिन देना बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो इसके साथ हमें एडिशन ऑफ क्लोपिडेग्रेल टू एस्पिरिन इज आल्सो रीजनेबल थेरेपी। क्लोपिडेग्रेल का हम एडिशन करके एस्पिरिन के साथ में देंगे तो ये एक रीजनेबल थेरेपी होगी। थ्राम्बोलिटिक थेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं, थ्राम्बोलिटिक थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यदि इम्बोलिज्म हुई है, पेशेंट को इम्बोलिज्म की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें थ्राम्बोलिटिक थेरेपी प्रोवाइड कराना चाहिए। थ्राम्बोलिटिक थेरेपी आर यूज्ड टू ट्रीट इस्केमिक स्ट्रोक बाय द डिजॉल्विंग द ब्लड क्लॉट दैट इज ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो इनटू द ब्रेन। थ्राम्बोलिटिक थेरेपी के थ्रू हम स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट हुआ उसको हम डिजॉल्व करके जो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर सकते हैं और ब्लड फ्लो को हम प्रॉपरली ब्रेन में मेंटेन कर सकते हैं। इट वर्क बाय बाइंडिंग फाइब्रिन एंड कन्वर्टिंग प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। ये वर्क कैसे करता है, जो थ्राम्बोलिटिक थेरेपी होती है ये कैसे वर्क करती है, मेडिसिन कैसे वर्क करती है, इसमें जो फाइब्रिन होता है वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, विच स्टिमुलेट फाइब्रिनोलाइसिस ऑफ द क्लॉट। जो क्या करते हैं, क्लॉट को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी फाइब्रिनोलिसिस करते हैं, और क्लॉट जो ब्लड क्लॉटिंग हुई होती है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है और प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो सकती है हमारे ब्रेन तक। इंडोवैस्कुलर थेरेपी क्या होती है, इट इज़ नाउ रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विथ एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक रिसीव इंडोवैस्कुलर थेरेपी एंड मेडिकल मैनेजमेंट विथ द स्टेंट रिट्राइवर इफ दे मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो इंडोवैस्कुलर थेरेपी है ये जो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट है उसमें दिया जाता है। इसमें जो पेशेंट होते हैं मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं स्टेंट रिट्रीवर इफ दे मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यदि उनको स्पेसिफिक क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाए तो स्टेंट रिट्रीवर के थ्रू क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। Acute ischemic status receiving TPA within 4.5 hours of onset according to guideline from professional medical societies। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, द मेन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द सेलेक्टेड पेशेंट विथ TIA एंड माइल्ड स्ट्रोक इज CEA। CEA is removal of the atherosclerotic plaque or thrombus from the carotid artery। ये CEA क्या होती है, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स को रिमूवल करने की एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। इसमें जो कैरोटिड आर्टरी होता है उससे थ्रोम्बस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग में या फिर स्टेंटिंग क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग में क्या होता है, विद और विदाउट एंजियोप्लास्टी इज लेस इन्वेसिव प्रोसीजर दैट आर यूज फॉर द कैरोटिड स्टेनोसिस। ये जो स्टेंटिंग प्रोसीजर होता है ये एंजियोप्लास्टी ये बिना एंजियोप्लास्टी और एंजियोप्लास्टी के साथ में भी हो सकता है। इज अ लेस इन्वेसिव प्रोसीजर, ये एक बहुत ही लेस इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इन्वेसिव मीन्स क्या होता है, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को बॉडी के को सर्जरी के थ्रू या फिर हम जो प्रोसीजर होता है उसको विदाउट इंस्ट्रूमेंट को इंटरनली इंसर्ट करने के बिना किए हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को कर सकते हैं। यानी हमें बॉडी के अंदर ज़्यादा
इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना पड़ता है। इनवेसिव प्रोसीजर दैट आर यूज फॉर द कैरोटिड स्टेनोसिस, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको हमें कैरोटिड स्टेनोसिस के लिए यूज करते हैं। दिस प्रोसीजर इज लेस डिस्कम्फर्ट फॉर द पेशेंट, शॉर्टर रिकवरी टाइम देन CEA। ये प्रोसीजर क्या होती है, लेस डिस्कम्फर्ट होता है देन द CEA से, मतलब जो CEA प्रोसीजर होता है उससे क्या होता है, कम अमाउंट में कम डिस्कम्फर्ट देता है, मतलब कंफर्टेबल होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ CEA आर स्ट्रोक, क्रेनियल नर्व इंक्वायरीज, इन्फेक्शन आर हेमाटोमा एट द इंसिजन एंड कैरोटिड आर्टरी डिसरप्शन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इसमें क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है जिसको CEA प्रोसीजर हुआ है उसके कॉम्प्लिकेशन को चेक करना चाहिए। क्रेनियल नर्व इंजरी, इन्फेक्शन और हेमाटोमा तो नहीं हुआ है इंसिजन की साइड पे, या फिर कैरोटिड आर्टरी डिस्ट्रप्शन तो नहीं हो रखा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमें चेक करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन हो रहा है एडिक्वेटली कि नहीं। हाइपोटेंशन इज अवॉइडेड टू प्रिवेंट सेरेब्रल इस्केमिया एंड थ्रोम्बोसिस। जो इसमें इस्केमिक स्ट्रोक में क्या करते हैं, हम हाइपोटेंशन को अवॉइड करते हैं जिससे हम सेरेब्रल इस्केमिया और थ्रोम्बोसिस से को प्रिवेंट कर सकें। क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट शुड बी डन। इसमें हम क्या करते हैं, नर्सिंग स्टाफ को क्या करना चाहिए, क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग करना चाहिए पेशेंट की। मेंटेन अ न्यूरोलॉजिक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड आफ्टर CEA प्रोसीजर के बाद में न्यूरोलॉजिक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेंटेन करना चाहिए नर्सिंग स्टाफ को। द पेशेंट शुड बी प्रिपेयर्ड रिपीट इन आर्टरेक्टोमी। पेशेंट को रिपीट इन आर्टरेक्टोमी के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए। एसेस फॉर डिफिकल्ट स्वेलिंग, हॉर्सनेस एंड अदर साइन ऑफ क्रेनियल नर्व फंक्शन। नर्सिस को उस पेशेंट की डिफ़िकल्टी को एसेस करते रहना चाहिए कि उसको कोई स्वेलिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हॉर्सनेस मीन्स उसकी वॉइस तो चेंज नहीं हो रखी है, एंड साइन ऑफ क्रेनियल नर्व फंक्शन, क्रेनियल नर्व फंक्शन की साइन को भी हमें चेक करते रहना चाहिए। The nurse should monitor following cranial nerve, facial nerve, vagus nerve, spinal accessory nerve, hypoglossal nerve, supply the emergency airway for the tracheostomy। यदि उसको नीड है तो ट्रैकियोस्टोमी के लिए इमरजेंसी एयरवे, ट्रैकियोस्टोमी और फॉर द ट्रैकियोस्टोमी के लिए इमरजेंसी एयरवे प्रोवाइड करना चाहिए। Management after carotid stenting and also require neurologic examination for the evaluation of hematoma formation at the कैथेटराइजेशन साइड। हमें जहाँ पे कैरोटिड स्टेंटिंग प्रोसीजर हुआ है उसको मैनेज करना चाहिए और रिक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की भी नीड होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हेमाटोमा की कंडीशन तो नहीं हो रही है उसको भी कैथेटराइजेशन जहाँ पे हुआ है उस एरिया में चेक करने के लिए ज़रूरत होती है। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।